हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ लिया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ओके? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने तीन चीजें पढ़ ली। एक तो हमें पता चल गया भाई मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन था, किस किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी, कैसे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिला। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हम लोगों ने क्या? स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मैं यहां तक बिल्कुल सही हूं? क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नहीं सर, क्लियर है। सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। क्वेश्चन लिखो, नोट डाउन करो कुछ क्वेश्चन। In Indian Constitution, the section of citizenship, in Indian Constitution, the section of citizenship inspire from which constitution? Inspire from which constitution? अगला क्वेश्चन लिखो, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was written by the original document of the Constitution of India was written by। तीसरा क्वेश्चन लिखो, who described the preamble of Indian Constitution? Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? Next लिखो, who is appointed as a Constitutional Assembly Vice President? Who was appointed as a Constitutional Assembly Vice President? कितने क्वेश्चन हो गए सचिन? श्रीकांत बताएगा। सचिन तू मत बोलिए, बहुत गंदी आवाज आती है इधर से। सर चार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, who was appointed as the constitutional advisor to the Constitutional Assembly? Constitutional advisor to the Constitutional Assembly. डन। ये 5 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कल टेस्ट होगा। सर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जितना आज तक पढ़ा दूंगा प्लस करंट अफेयर जो 9 से 10 में चल रही है, इसका पूरा कंबाइंड। सिर्फ कल कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ कल टेस्ट होगा।
पूरा टेस्ट होगा वो 30 मिनट का टेस्ट होगा, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट के तौर पे मान लो ये। इसके अंदर आपका मेक अ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस आपका पॉलिटी, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है एंड जितना आज की क्लास में शाम को पढ़ा दूंगा उतना जोड़ के। डन एवरीवन? ठीक है सर। ओके, तो कल से टेस्ट है तो प्लीज कीप इन माइंड, और टेस्ट जो होगा वो 12 बजे वाले शेड्यूल में नहीं होगा, टेस्ट जो होगा तुम्हारा शाम को कल 5 बजे होगा। ओके सर। कल कोई क्लास नहीं है, कल टेस्ट है, ये बात तो अपने दिमाग में रख लेना सब लोग, ठीक है। टेस्ट होगा हर 3 दिन बाद एक टेस्ट हुआ करेगा, चाहे मुझे सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट कंपलसरी होंगे ही। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेकिंग पढ़ लिया था पूरा, सोर्स पढ़ लिया था, शेड्यूल पढ़ लिए थे, कमेटीज पढ़ ली थी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके चलो, ये क्वेश्चन हो गए थे। प्रियम्बल की बात कर लेते हैं। तो व्हेन इट्स कम टू द प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देशिका, प्रस्तावना, इसका मतलब ये होता है कि भैया जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अपन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे रीजन क्या है, ये बताने का काम कर रहा है प्रियम्बल। इस प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पर प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में प्रपोज करा और इसको बाद में एक्सेप्ट करा गया एज अ प्रियम्बल। आज तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही चेंज आया है, ये बात ध्यान रखना, और वो कब हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पर। प्रियम्बल ये बताने की कोशिश करता है और बताता है कि बॉस देखो, अपन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबके लिए है। हम जो लोग हैं, ये जो देश है, ये किसी एक वंश का नहीं है, किसी एक परिवार का नहीं है, किसी एक क्या कहते हैं घर का नहीं है, ये सबका है, सबकी सहमति से चलेगा। आप लोग सबको चुन के भेजोगे और आप लोगों की बात सुनी जाएगी। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है, तो लोग, और इसे ही बोलते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कुछ हो रहा है वो सबके लिए होगा, क्लियर है बात? उसके बाद वर्ड आता है सोवरेन। सोवरेन होने का मतलब ये, जब 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय ने बोला कि भाई अपने को क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में बोला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, बट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स और आउटसाइड। और यही सोवरेन की नींव है। सोवरेन का मतलब ही होता है कि भैया हम किसी के प्रेशर में काम नहीं करेंगे, हमें किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं है। हालांकि हम कॉमनवेल्थ नेशन हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन है, पर हम किसी से डिसीजन मेकिंग में हम अब ब्रिटेन के पास नहीं जाते हैं। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। शुरू में तो ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। सोशलिस्ट होने का मतलब ये है कि जब देश कोई काम करेगा, यानी सरकार कोई काम करेगी, तो उसका पहला मोटिव होगा लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का क्या करना, कल्याण करना, जो है वो उसका सबसे पहला मोटिव होगा। बोले ठीक है। और सेकुलर होने का मतलब क्या है कि इंडिया में कोई किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या नहीं देंगे, हम अलग से कोई वैल्यू नहीं देंगे, सबके लिए है जो कुछ भी है। डेमोक्रेटिक है, सबके लिए है, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाले कॉन्सेप्ट चलता है। और रिपब्लिक इसलिए भी है कि आपको बार बार पब्लिक के पास वापस आना पड़ेगा आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड।
हमने बोला हम जस्टिस देंगे, बोला कैसे, किस किस लेवल पे, बोला सोशल भी देंगे, इकोनॉमिकल भी देंगे और पॉलिटिकल भी। मैंने कहा मुझे समझा दो सर, क्या कहना चाह रहे हो आप इसके अंदर। तो प्रेम्बल समझा रहा है, बोला देखो सुमित जी, सोशल का मतलब ये है, मैंने बोला कैसे, बोला कि मान लो कि तुम किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, मैंने कहा ठीक है, बोला अब तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, मैंने कहा अच्छा, तो बोला ऐसा ना हो, इसे कहते हैं सोशल, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इकोनॉमिकल क्या है, बोला कि मान लो तुम लड़की हो, मैंने कहा नहीं मैं तो लड़का हूँ, बोला नहीं मान, मैंने कहा मान लो, बोला लड़के हो और लड़की है, लड़की भी एक काम कर रही है, लड़का भी एक काम कर रहा है, वो एक लड़के को उसका 40,000 रुपये मिल रहा है और एक लड़की को उसी काम के 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल है, बोले ये काम नहीं होने देंगे। मैंने कहा अच्छा पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब, बोला कल को मान लो सुमित जी तुम क्या बनना चाहते हो, पीएम बनना चाहते हो, एमपी बनना चाहते हो, एमएलए बनना चाहते हो, तुम्हें भी हक है, तुम भारत के नागरिक हो, तो जाके चुनाव में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, इस लेवल पे हम जस्टिस देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार मेरी बात बोलने की कहीं पर कुछ बोल रहे हो क्या, बोला हाँ, आप अपनी बात बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस चीज पर आप बिलीव करते हो उस बात को कर सकते हो, आप भगवान की पूजा कर सकते हो, किसी में विश्वास कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मम्मी पापा का लूंगा सबसे पहले मैं नाम, क्यों, क्योंकि आप लिबरल हो, आपको लिबर्टी दी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, कि आप कह सकते हो भैया कि हाँ मैं अपनी बुद्धिजीविता को प्रूव कर रहा हूं। क्या मैं इसके मतलब मैं किसको गाली बक सकता हूँ या नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट कभी भी ही किसी दूसरे की डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने कि इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है इक्वालिटी, मैंने कि जैसे मान लो इक्वालिटी का मतलब ये है कि तुम बिहार से आते हो और एक बच्चा गुजरात से आता है और दोनों को दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो क्या दोनों को एडमिशन लेने के लिए सेम बैटल फील्ड है, ग्राउंड फील्ड है, मैंने कही नहीं यार, गुजरात वाले के पास तो ज्यादा पैसा है, उसको तो पैसा देके हो जाएगा, बोला नहीं, इसी चीज को रोकना इक्वालिटी कहलाता है, जहां पे हम दोनों को बराबरी का मौका देंगे। मेरे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा प्रेमबल सामने ये पूछ ही लेते लग गया, तो मैंने पूछा, मैंने कि सर एक बात बताओ, ये रिजर्वेशन जो आप देते हो ये इनइक्वालिटी नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पापा गरीब भी हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है और मेरे को तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, पर एक दलित समाज का बच्चा है उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। तब मुझे प्रेमबल ने समझाया और बोला कि सुन, दलित समाज के ऊपर पिछले 100 सालों में अत्याचार हुआ, उनके बच्चे सही से नहीं पढ़ पाए, अब आप और वो बराबर रहें, आप और वो बराबर रहें, हमारा आपकी हाइट 6 फुट की और दलित समाज के बच्चे की मान लो हाइट 4 फुट है, तो अब बराबर कैसे करेंगे, तो हम 2 फीट का क्या दे रहे हैं उसको और सपोर्ट, तो वो 6 फीट का हो गया, तो ये 2 फीट का सपोर्ट देना रिजर्वेशन तो है पर ये इक्वालिटी भी है, अगर हम उसे वो नहीं देंगे तो आपके बराबर कैसे आएगा, तो उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेंस मिले, वो भी उस पर्टिकुलर समाज का हिस्सा है, उस एलीट क्लास का हिस्सा है, जहां पर कबीर जी की बात को बड़ा करते हुए माना जाए कि भैया व्यक्ति की कास्ट से नहीं उसके काम से उसको नापा जाए, और इसलिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन इनइक्वालिटी क्रिएट करने के लिए नहीं है, इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए है। जहां औरतों को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा, तो हमने औरतों को बोला कि अगर स्कूल में लड़कियों का एडमिशन कराओगे तो हम 10,000 रुपए देंगे, तो लड़के बुरा मान गए हैं हमारे साथ तो गलत हो रहा है, नहीं भाई साहब, आपके साथ कुछ गलत वलत नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या करा जा रहा है, आप तो पहले से स्कूल आ रहे हो ना, आप स्कूल आ ही रहे थे ना, जो स्कूल आ ही नहीं रहा है, जिसके पेरेंट्स स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं, हम उसको लालच दे रहे हैं, ग्रीड दे रहे हैं, भेजो ना भेजो, आपके बच्चे को वजीफा मिलेगा 2400 रुपये, ये इक्वालिटी है। मैं चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात बोल रहे हो। उसके बाद आता है फर्टिनिटी, इसका मतलब क्या है, मैंने कि कई बार तुम मणिपुर के लोगों को देख के बोल देते हो चिंगचोंग, ये गलत है ना, आखिर मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये भी तो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। या साउथ के लोग जाओ आप, नॉर्थ वालों की इज्जत नहीं करते हैं, केरल, तमिलनाडु, मलयालम, यहाँ के लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये जो एक दूसरे से इतना भेदभाव है, जैसे पंजाब के लोग यूपी बिहार के लोगों को भैया बुलाते हैं,
मराठा लोग और किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी एक देश के नागरिक हो। तुम मराठी नहीं हो, तुम भारतीय हो, और तुम भारतीय हो अगर, तो फर्टिनिटी बनाए रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की यूनिटी बना के रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटीग्रिटी बना के रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये करना चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है? प्रियम्बल बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए हमने प्रोविजन बनाए हैं, इस सबको हम ध्यान में रखेंगे। मैंने कहा इक्वालिटी को कैसे बचाओगे? बोला आर्टिकल 15 देंगे ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा थॉट ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे बचाओगे? बोला आर्टिकल 19 देंगे ना। मैंने कहा अच्छा। बोले जस्टिस को कैसे बचाओगे? बोला आर्टिकल 38 39 दे रहे हैं ना। मैंने कहा ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली प्रियम्बल क्या बोलता रहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की खिड़की से झांक लो, देख लो क्या आने वाला है। इट्स अ ट्रेलर ऑफ द मूवी, इट्स अ ट्रेलर कि व्हाट्स इन द मूवी। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? किसी को डाउट यहाँ तक तो बताओ। श्रीकांत अभी सेक्शन किसी को? क्लियर है सर। ये इक्वालिटी वाला थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सब समझ आ गया। इक्वालिटी वाला समझ लो फिर से। इक्वालिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। भाई मान लो तुम्हारे घर से श्रीकांत, तुम्हारी मम्मी तुमको रोज 50 रुपए दे के भेजती है, तुम दिल्ली में रहते हो, मैं एक ऐसे तबके से आता हूं जहां मेरे पूरे परिवार की इनकम 50 रुपए है, ठीक है? तुमने भी 12th पास करी है, मैंने भी 12th पास करी है। तुमने प्राइवेट स्कूल से पास करी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पास करी। दोनों कंपटीशन एग्जाम में बैठे। मुझे सच बताओ, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा सक्सेस पाने के चांसेस किसके सबसे ज्यादा है? हमारे तुम्हारे हैं। तो यार मेरा क्या होगा फिर? मेरे पास तो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं था, मेरे पास तो इंग्लिश स्पीकिंग पेरेंट्स नहीं थे, मेरे पास तो अच्छी गाइडेंस नहीं थी, तो अब मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊं? बट सर इक्वालिटी रिजर्वेशन देना ही थोड़ी ना इक्वालिटी हो जाती है। बताओ ना, आप एक बात बताओ ना मुझे, एक चीज बताओ। एक तबका है जिसको स्कूल ही नहीं जाने दिया जा रहा था पिछले 100 सालों से, ठीक है बेटा? पिछले 100 सालों से वो क्या नहीं जा रहा है? स्कूल ही नहीं जा रहा है, उसको स्कूल में बैठने ही दे रहे, ठीक है? अच्छा, और तुम स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, अचानक से हमने बोला अब सब बराबर है, सब बराबर है। अरे ये कैसे बराबर हो सकता है इसके? बराबरी का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब तुमने इसको भी तो उतना ही पीछे। यार आज तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बहन है घर में श्रीकांत? जी अच्छा, आप भी बाहर घूमते हो श्रीकांत? जी अच्छा, आपकी सिस्टर बाहर घूमती हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल घूमती है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी सिस्टर रात को 11 बजे आना है, आप रात को 11 बजे आओ, आपके घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं है? ऐसा तब तो हो जाती है। होती है ना। अब मुझे एक जी बात बताओ, ये मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज ध्यान समझना, मैं आपकी पर्टिकुलर सिस्टर के ऊपर बात नहीं कर नहीं 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 सर, सही है। रहा। सुनो सुनो पूरी बात। ये जो माहौल है कि लड़कियां 11 बजे के बाद बाहर ना निकले, ये कहीं ना कहीं तो लड़कों ने खराब कर रखा है ना बाहर। जी बिल्कुल। ये सुनो, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई लड़कों को 10 बजे रोक दिया जाएगा और लड़कियों को 12 बजे तक घूमने देंगे, तो क्या हमने इक्वालिटी दी या नहीं दी? नहीं सर, दी। कैसे दी सर? आपने पहले माहौल खराब करा है ना, तो अब पहले जी आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना, आपको सुधारा जाएगा। जी रियलिटी में हम जब लड़की से पूछते हैं ना कि रात के 11 बजे तक कहाँ थी तू, उसकी जगह पर हमें पहले किससे पूछना चाहिए? लड़कों से। लड़के से भी तो पूछो ना। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि लड़का गांजा फूक रहा है, लड़की भी गांजा फूक रही है, प्लीज ये बात ध्यान से सुन लो। नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है, इसको मिथ मत कंसिडर करना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लड़का गांजा फूक रहा है तो वो क्यों फूक रहा है उससे क्वेश्चन किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़की कहे कि अच्छा लड़का फूक रहा है तो मैं भी फूकूंगी, नहीं भाई। अब ऐसा नहीं है कि लड़के लड़कियां छेड़ रहे हैं, ओ कहाँ जा रही हो, ऐसी लड़कियां भी कहना ये चिकन है किधर जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे, प्लीज मेक इट क्लियर, मेक इट सिंपल। हम कह रहे हैं आखिर ये लड़के ऐसा कर क्यों रहे हैं? अगर मुझे अपनी सिस्टर को रात को 11 बजे बाहर भेजने में फियर है ना, वो फियर इसीलिए है ना बिकॉज हम जैसे लड़कों ने ऐसा बाहर माहौल क्रिएट करा है। ये सुनो, यस सर। सुधार की जरूरत किसको है, लड़कियों की कि लड़कों को? क्या सर? तो सुधार की जरूरत किसको है, लड़कों को या लड़कों को, लड़कों को। तो पिटाई किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए और किसी को। कपड़ा, ड्रेसिंग सेंस,
बात करने की तमीज, लहजा, पहले किसको सुधारना चाहिए? लड़कों को सुधारना चाहिए वो तो। उसे लड़के ठीक कर दो। तुमने कहीं सुना है कि 4 लड़कियों ने एक लड़के को हरास किया? सर एक मीम में देखा था मैंने, उसमें फॉरेन में था। फॉरेन में था ना, अभी इंडिया में नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मतलब चीजें थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए ना यार। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हमारे जी। दलित समाज को, मैं देखो मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ठीक है, उस बात को एक्सेप्ट छोड़ देते हैं तो, ठीक है ना, मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारा दलित समाज या हमारी औरतें जो हैं उनको ज्यादा हक मिलना चाहिए, मिल रहा है, और बेहतर होना चाहिए। हम कोई नहीं होते हैं ये कहने वाले या करने वाले कि मैं तो अपने घर की औरतों को फ्रीडम देता हूं। तू है कौन? सही बात। कौन होता है फ्रीडम देने वाला किसी को? पर सर इक्वालिटी इसमें होनी चाहिए ना फिर के, मतलब क्योंकि रिजर्वेशन तो फिर इनको भी मिलना चाहिए, जैसे जनरल में ब्राह्मण्स को मिलना चाहिए। यस यस, तो इसीलिए क्या करा इन्होंने, अभी समझो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ अपर कास्ट के लिए तो रिजर्वेशन आया ना। जो 10% आया था। हाँ, क्या बोला? यू बिलोंग्स टू ब्राह्मण, बनिया और समवेयर इन अपर कास्ट। राजपूत। ठीक है, तो आप अगर अपर कास्ट और वीकर हो इन टर्म ऑफ मनी इकोनॉमिकली, तो आपको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। पर पता है आपको कमाल की बात, दलित समाज, ठीक है ना, या जो हमारा जिसको हम SC ST समाज बोलते हैं, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती क्यों बांटा गया है, बात बाकी छोड़ो इन सब बातों को तो। बट ये जो समाज है हमारा, ठीक है ना, ये समाज तुम्हें पता है इसको ना लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, वो इज्जत चाहिए। इन्फीरियरिटी से मत देखो ना यार, पॉइंट ये गलत है। इन्फीरियरिटी है, मतलब समझ रहे हो तुम बात को, कहीं ना कहीं वो अंदर है लोगों के, वो गलत है। हम सब एक हैं यार, इंसान की क्वालिटीज उसको बेहतर बनाती हैं, ना कि वो किस कुल में किस राहुल गांधी गांधी परिवार में पैदा हुआ है, उसकी कितनी इज्जत करते हैं लोग। वहीं पर जहां पे लोग कहते हैं ना इंडिया में मुसलमानों की इज्जत नहीं, मुसलमानों की इज्जत नहीं, एक बड़ा फालतू की बात नॉर्म्स है, वहीं पे APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ कोई एक बंदा बता दो जो बुराई करता हो, एक बंदा बता दो तुम। क्यों नहीं करता है बॉस? इज्जत कमाई है उन्होंने सर, मिसाइल मैन थे हमारे। दिस इज समथिंग ना, कि इंसान की कास्ट मैटर नहीं करती, इंसान का रिलीजन मैटर नहीं करता, इंसान क्या काम कर रहा है, कितना लोगों के लिए काम कर रहा है, वो बड़ा मैटर करता है। तो वो चीज अगर पकड़ के बैठ जाए हम, तो शायद इक्वालिटी आ जाए, शायद लिबर्टी आ जाए, थॉट्स अच्छे हो जाए, शायद जस्टिस हो जाए लोगों के साथ। बट कहीं ना कहीं यही खो दिया है हमने ओवर अ टाइम पीरियड। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोवरेन वर्ड क्लियर है, सोशलिस्ट क्लियर है, सेक्युलर क्लियर है, डेमोक्रेटिक क्लियर है, रिपब्लिक क्लियर है, इक्वालिटी क्लियर है, लिबर्टी क्लियर है, फर्टिनिटी क्लियर है। 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटेड 3 वर्ड को जोड़ा गया था। और याद रखना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक वैलिड अमेंडमेंट डिक्लेयर करा था। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। अब ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब ये कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बारे में कहां लिखा है ये कैसे पता चलेगा? तो ये लिखा है शेड्यूल में, और शेड्यूल कौन सा है? पहला शेड्यूल। पहला शेड्यूल इस बारे में बात करता है, मैंने आपको बताया भी था। तो ध्यान से समझना, पार्ट वर्स्ट, और इसमें अभी यूपीपीसीएस में 2019 में क्वेश्चन आया था, 2019 2020 में, पार्ट फर्स्ट और आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 3 से क्वेश्चन आया था। क्या कहता है कि आर्टिकल 1 तो ये कहता है सुनो भैया, या तो भारत बोलो या इंडिया बोलो, बात एक ही है। और हम इंडिया का मतलब ये मान के चल रहे हैं इंडियन स्टेट, जो पहले शेड्यूल में लिखा हुआ है, और साथ साथ वो सारी टेरिटरी जो इंडिया ने क्या करी हो, एक्वायर करी हो। अगर किसी, मान लो अभी हम चाइना पे हमला कर दें और चाइना को जीत, तो चाइना किसका पार्ट बन जाएगा? इंडिया का। इंडिया का। और इंडिया का पार्ट बनते ही वो कौन सा शेड्यूल में लिखा जाएगा? शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट में। बस, यहाँ तक कोई डाउट? इतना ही बस याद रखना, ज्यादा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 2 ये कहता है कि बस सुनो,
अगर कोई नया स्टेट जोड़ रहे हो तो उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जरूरत है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कोई टेंशन फ्री होकर। वहीं पर यह बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिक्किम पहले ना पूरा स्टेट नहीं था, चौलांग करके भाई साहब थे, रूलर्स थे, जो सिक्किम को एक अलग ही मान के चल रहे थे कि हम सिक्किम किसी से नहीं जुड़ेगा, पर वहां की पब्लिक ने बोला कि नहीं हम इंडिया का पार्ट बनेंगे, और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1975 में, और आई गेस 76 में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 75-76 में हुआ था, और उससे सिक्किम को इंडिया का क्या जोड़ दिया गया, पार्ट जोड़ दिया गया, कि इंडिया का पार्ट बन गया सिक्किम। उसके बाद रखना आर्टिकल 3 ये बोलता है कि कोई नया स्टेट बना रहे हो सेपरेशन से, जैसे कि याद करो कौन सा 2014 में कौन बना था आपका, आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना, उत्तराखंड से टूट करके 2000 में कौन बना, सॉरी यूपी से टूट के उत्तराखंड बना। उत्तराखंड। अच्छा, किसी की स्टेट की टेरिटरी इंक्रीज कर रहे हो, किसी स्टेट की एरिया को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, या किसी की बाउंड्री को अल्टर कर रहे हो, या किसी का नाम चेंज कर रहे हो, जैसे चेन्नई से मद्रास, ठीक है, इस तरीके का कोई काम कर रहे हो, उस सिनेरियो में कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 3। और ध्यान रखना इस सभी चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सिंपल अमेंडमेंट काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अमेंडमेंट से कर सकते हो। कौन सा, 1/2 वाला, 1/2+1 वाले लोग एग्री होंगे तो ये सारा काम किया जा सकता है बिना किसी टेंशन। जबकि आर्टिकल 4 ये कहता है कि भैया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस तो हो रहे हैं, उस चेंज को या तो फर्स्ट शेड्यूल में दिखाओगे या फिर फोर्थ शेड्यूल में दिखाओगे, या तो पहले शेड्यूल में आएगा या फिर फोर्थ शेड्यूल के अंदर उसे लिखा जाएगा, बस इतनी सी बात कहता है, बात खत्म, इतना सही है इसके अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। सर कोई भी स्टेट जैसे ऐड होगा तो वो सेकंड आर्टिकल में आएगा? हाँ, सेकंड आर्टिकल में आएगा, या फिर थर्ड आर्टिकल में आ रहा है तो उसको या तो फर्स्ट शेड्यूल में डालेंगे या फोर्थ शेड्यूल में डालेंगे। फोर्थ शेड्यूल याद करो, वो नहीं बताऊंगा किस शेड्यूल करता है। राज्यसभा से करता है सर। हाँ, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स वाली बात आएगी ना, तो हाँ, उसमें सीट allocation हाँ। होगी, तो अमेंडमेंट होगा ना उसके रिगार्डिंग, उसकी भी सीट दी जाएंगी, उसकी भी चीजें दी जाएंगी। जी जी क्लियर है बात यहाँ पर? जी सर। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ, बोलो प्लीज अभी। चलें आगे।